हेलो एवरीवन। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। उसमें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिर हमने जाना था कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो टू टाइप्स की है मेनली। एक तो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है और दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इसके अलावा कुछ और बेसिस पर भी हमने कैटेगराइजेशन देखा था कि एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है, वेक्टर होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे रिप्रेजेंट की जाती हैं जो किसी रेशियो के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें जो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना है कि बारे में अगर पढ़ना है तो हमारा जो टॉपिक बचा था वो पढ़ना है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने पहले पढ़ा था कि यूनिट क्या होता है, तो यूनिट के बारे में बताया कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका जो भी आप मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, जो भी आप उसे लिखते हैं वो उनके एक स्टैंडर्डाइजेशन से कंपेयर करके लिखते हैं। यानी किसी भी फिजिकल यूनिट को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जिस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप उससे कंपेयर कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म उसका यूनिट कहलाता था। देखते हैं यूनिट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो यूनिट्स में हमने आपको क्या क्या बताया था कि यूनिट्स जो थी आपकी वो मेनली क्या होती थी। यूनिट्स आपकी थी जो वो मेनली होती थी कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, क्या कंपेयर करना था। ठीक है, तो यूनिट आपका किसी भी जो स्टैंडर्ड होती है जिसके टर्म में आपकी फिजिकल क्वांटिटी की जाती है वो उसको यूनिट कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ सम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यू एंड दैट इज कॉल्ड इट यूनिट। जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर करते हैं तो उसे किसी ना किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते थे, किसी ना किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसे कंपेयर करते थे। वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है दैट इज कॉल्ड यूनिट। जैसे आप लिखते हैं 10 मीटर, तो मीटर क्या है, एक स्टैंडर्ड है जहाँ पर हमने फिक्स किया था कि इतना लेंथ जो है वो 1 मीटर और उसका 10 टाइम्स 10 मीटर हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ सम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यू एंड दैट इज कॉल्ड यूनिट। जहाँ तक हम देखे थे, फिर कौन कौन सी यूनिट होती है वो हमने जाना था कि फिजिकल फंडामेंटल यूनिट होती है, ड्राइव्ड यूनिट होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट है फंडामेंटल यूनिट है, उस यूनिट की हेल्प से आप जो दूसरी यूनिट आप बनाते हैं दैट इज कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। अब कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमें जानना था कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है। ठीक है, तो कहता क्या है कि सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग मेजरमेंट ऑफ द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ईच सिस्टम इज नेम्ड ऑफ इट्स फंडामेंटल यूनिट्स। देखिए होता क्या था कि शुरुआत में ही मैंने बताया कि जब हमारे पास कोई यूनिट नहीं थी, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, तो अलग अलग प्लेसेस पर मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग टेक्निक यूज होती थी। सपोज करिए हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो मैंने बताया कि कुछ लोग जो डिस्टेंस मेजर करते थे वो हैंड के फॉर्म में करते थे कि 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड। जैसे अभी भी आप उस टाइम पे लोग कपड़े खरीदने जाते थे तो वो हाथ से मेजर करके देता था कि 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ। ऐसे कहीं पे फील्ड मेजर करना होता था तो हम बड़ी से डंडे का यूज करते थे। ठीक है, एक लॉट जिसे गांव में लाठी कहा जाता था और उससे यूज करते थे कि कितना, और उसे लट्ठा बोलते थे कि कितने लट्ठे हैं 10 20 30। ठीक है, लेंथ कितना लट्ठा है, विड्थ कितना लट्ठा है, कुछ इस फॉर्म में हम लेंथ को मेजर करते थे। फिर धीरे धीरे जो वहाँ की गवर्नमेंट थी पार्टिकुलर जगह की, ठीक है, उन्होंने कुछ स्टैंडर्डाइज्ड बनाया क्योंकि इस तरह से चीटिंग होती थी। कई सारे ऐसा होता था कि कई सारे आपके चीटिंग के चांसेज इंक्रीज करते थे क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं था। किसी को लेंथ मेजर करना है तो अपने यहाँ से बच्चे को ले जाएगा तो पता चलेगा कि कम लेंथ मेजर किया, और कोई अपने यहाँ से कोई बड़ा आदमी लेके आएगा जिसका हाथ काफ़ी बड़ा है तो उसे बहुत ज़्यादा डायमेंशन का कोई भी सामान मिल जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ना होने की वजह से प्रॉब्लम होती थी। तो गवर्नमेंट्स ने क्या किया, अपने अपने यहाँ के लिए एक स्टैंडर्ड बनाने लगी। जैसे फ्रांस की गवर्नमेंट ने वेट को मेजर करने के लिए पाउंड बनाया था। ठीक है, कुछ और जगह पर मील्स यार्ड ऐसे लेंथ को मेजर करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन मैंने बताया, ठीक है, तो इस तरह से कुल मिला के अलग अलग कंट्री का अलग अलग स्टैंडर्ड था, वो अपना बनाए और अपने अपने कंट्री में वो यूज करते थे। लेकिन जितने भी सिस्टम बने हर सिस्टम में ये चीज़ ज़रूर था कि वो कुछ ना कुछ ऐसा बनाते थे कि उसमें कुछ क्वांटिटी जो थी उनकी फंडामेंटल थी। फिर आप आगे चलते हैं, तो मैंने ये बताया कि सारे कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर एक अपना अपना यूनिट सारी कंट्री ने बना रखा और उससे फिर धीरे धीरे मेजर किया जाने लगा।
लेकिन आगे चलकर फिर प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये हुआ कि जब कई कंट्री आपस में ट्रेड करने लगी तो अब हर कंट्री का अगर यूनिट्स अलग अलग होगा तो कैसे समझ में आएगा? जाहिर सी बात है, लैंग्वेज की हम बात कर लें कि चाइना में चाइनीज़ बोला जाता है, इंडिया में अगर हिंदी बोला जाए, अमेरिका में आपका अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटेन में ब्रिटिश इंग्लिश है, कहीं पे आपका स्पेनिश है। तो अगर हम कोई एक कॉमन इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं रखेंगे तो हम कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे? वैसे अगर हमारा कोई कॉमन यूनिट नहीं होगा तो हम कैसे दूसरे को यूनिट के बारे में बता पाएंगे? तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, रिसर्च होती गई, ठीक है, अलग अलग कंट्री का आपस में ट्रेड बढ़ा, उनका व्यापार इंक्रीज किया, तो समय के साथ चीज़ें प्रॉब्लम में आने लगी। जैसे सपोज करिए किसी को एरोप्लेन लेके जाना है, अब उससे बताएगा कि तुम 32 मील पर आवर से लेके जाओगे, और पता चला उसे पता है कि 32 मीटर पर सेकेंड उसे पता है और मील पर सेकेंड के बारे में जानता ही नहीं, तो वो कैसे लेके जाएगा? तो इसलिए सारे कंट्री के साइंटिस्ट ने एक सिस्टम बनाया, ठीक है, जिसे हम SI सिस्टम कहते हैं, और उसमें जो यूनिट डिसाइड की गई वो हर कंट्री फॉलो करती है, ठीक है। तो SI स्टैंडर्ड जो था, जिसका मतलब होता है सिस्टम डी इंटरनेशनल, SI का जो फुल फॉर्म है सिस्टम डी इंटरनेशनल होता है, और SI इस आपकी यूनिट जो है वो हर कंट्री फॉलो करती है। तो एक कॉमन यूनिट हो गया जिसे अब हर कंट्री को पता था। तो जब भी हमें ग्लोबल ट्रेड करना होता था, यानी एक देश को दूसरे देश से, तो वो उसी टर्म में अपना कम्युनिकेट करता था। जैसे इंग्लिश की बात की जाए कि इंग्लिश सारे देश को पता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ज़्यादातर कंट्रीज़ अगर कोई भी आपस में कम्युनिकेशन करना है तो इंग्लिश में करते हैं। लेकिन अगर उनका लैंग्वेज अलग अलग हो गया तो एक दूसरे के समझ में नहीं आएगा। सेम वैसे अगर अलग अलग कंट्री का यूनिट होने लगेगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक यूनिट की बात की गई एंड उस यूनिट को डेवलप करने के लिए SI सिस्टम आया, और उस SI सिस्टम का मतलब सिस्टम डी इंटरनेशनल होता है। तो ऐसे कई सारी जो यूनिट्स बनी, उसमें आपकी कुछ यूनिट यहाँ पर है, उन्हीं को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो पहला देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट हैव बीन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग मेजरमेंट ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो कई तरह की जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, जैसे लेंथ हो गया, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या हुआ कि ऐसी क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, उनके मेजरमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट बनाई गई, और जितनी भी सिस्टम यूनिट बनाई गई उनका जो नाम दिया गया, उसमें जो भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी थी उनके बेसिस पर बनाया गया। अब फिर आता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हमने बताया था कि ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, वो फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती और उन्हीं का यूज करके आप दूसरी क्वांटिटी बनाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और जो दूसरी क्वांटिटी आप बनाते हैं उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, के मेजरमेंट के लिए कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट बनाई गई, और उन यूनिट का नाम उनके फंडामेंटल यूनिट के बेस पर दिया गया, यानी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती उस यूनिट के बेसिस पर उनका नाम दिया गया। जैसे पहला CGS, ठीक है। CGS का मतलब C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है। CM का मतलब, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकेंड। और तीनों फिजिकल क्वांटिटी जो हैं, जो तीनों फिजिकल यूनिट हैं, ये तीनों फंडामेंटल यूनिट हैं, क्योंकि सेंटीमीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है और फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसकी यूनिट भी फंडामेंटल यूनिट हुई। ग्राम का मतलब हुआ मास, ठीक, और मास भी मैंने बताया था कि शुरुआत में 3 ही फंडामेंटल यूनिट थी, लेंथ, मास, टाइम, तो ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर सेकेंड जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। CGS सिस्टम के बारे में अगर हम जाने तो CGS सिस्टम में जो 3 फंडामेंटल यूज हुआ, जिसके नाम पे हम इस सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दिए हैं, ठीक है। क्या? C से सेंटीमीटर जो कि लेंथ के लिए हुआ, G का मतलब ग्राम जो कि मास के लिए हुआ, S का मतलब सेकेंड जो कि टाइम के लिए हुआ। इस सिस्टम को हम बोलते थे गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। ये जो सिस्टम था ये कहलाता था गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इसका एक अलग नाम हो गया। वैसे हम जनरली जो नाम जानते हैं, जो सबसे पॉपुलर, वो CGM सिस्टम है, CGS सिस्टम। लेकिन अलग से अगर कहीं नाम आता है तो इसका एक और नाम है, और उस नाम को बोलते हैं गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसमें क्या था
तीन फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उसी के नाम पर इसको रखा गया है। कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम। और तीनों का जो यूनिट है उसको ले लिया गया। तो लेंथ का जो यूनिट था सेंटीमीटर, मास का ग्राम और टाइम का सेकंड, और उसके बेसिस पर बना दिया गया सीजीएस सिस्टम। फिर एक और सिस्टम आया, क्योंकि सीजीएस सिस्टम बहुत छोटी चीज़ों के लिए था। सेंटीमीटर क्या है? बहुत छोटी है। अब अगर आपको कोई बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी है तो कितना सेंटीमीटर में आप मेजर करेंगे? तो उसके लिए एक बड़ी डिस्टेंस ली गई। तो जो नया सिस्टम बना उसको बोला गया एमकेएस सिस्टम। ये भी तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी पर बेस है। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम। और इस सिस्टम को हम बोलते थे जियोर्जी सिस्टम। इस सिस्टम को हम बोलते थे जियोर्जी सिस्टम। वैसे फेमस एमकेएस सिस्टम के नाम से ही है। अगर हमसे पूछा जाए कि ये किस सिस्टम के नाम से फेमस है, तो एमकेएस सिस्टम के नाम से ही फेमस है। और इस सिस्टम को बोला जाता है जियोर्जी सिस्टम। ठीक है। इस सिस्टम में भी तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज किया गया है। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम। बस लेंथ के लिए जो फंडामेंटल यूनिट यूज हुआ उसको मीटर लिया गया, जबकि पहले सेंटीमीटर यूज होता था। तो सेंटीमीटर बहुत छोटी मेजरमेंट के लिए था। अब मीटर से आप बड़ी मेजरमेंट को मेजर कर सकते थे। फिर मास के लिए आपका किलोग्राम आया, जबकि पहले ग्राम यूज होता था। सेकंड, यहाँ पर भी टाइम का वही यूनिट रहा जो आपका सीजीएस सिस्टम में था। वहाँ भी टाइम को सेकंड से रिप्रेजेंट किया गया था, यहाँ पर भी टाइम को सेकंड से रिप्रेजेंट किया गया। अब देखिए, तीन चीज़ मैंने बताई कि फिजिकल क्वांटिटीज टोटल 7 हो गई थी जब मैं शुरुआत में पढ़ा रहा था। जहाँ तक मैंने पढ़ाया था वहाँ तक टोटल 7 हो गई थी, लेकिन मैं 3 की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये शुरुआत के सिस्टम ऑफ यूनिट की बात हो रही है। और मैंने बताया कि एंशिएंट टाइम पे केवल 3 ही फिजिकल क्वांटिटी था, लेंथ, मास और टाइम। लेकिन जैसे जैसे हमारा रिसर्च बढ़ता गया, वैसे वैसे हम चीज़ों के बारे में जानते गए, और धीरे धीरे हमें कुछ ऐसी भी क्वांटिटी मिलने लगी जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती थी, जो लेंथ, मास और टाइम के रूप में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती थी, जो कि ड्राइव्ड क्वांटिटी के रूप में नहीं रखी जा सकती थी। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसी यूनिट को आपको फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी मानना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हुई। लेकिन अगर शुरुआत में कहा जाए कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, तो एंशिएंट टाइम में जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो लेंथ, मास और टाइम था। ठीक, तो उसी के बेसिस पर जो तीनों बना, चाहे सीजीएस सिस्टम है चाहे एमकेएस सिस्टम है, आप देख रहे हैं केवल हम उसी की यूनिट की बात कर रहे हैं, केवल लेंथ, मास, टाइम। सीजीएस में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास में ग्राम और टाइम में क्या हो गया था? सेकेंड। एमकेएस सिस्टम में आपका लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम और टाइम का यूनिट सेकेंड हुआ। तो तीनों में हम देख रहे हैं कि जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रही हैं वो 3 ही फिजिकल क्वांटिटी हैं, लेंथ, मास और टाइम। अब चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट देखते हैं। तो तीसरा जो था, थर्ड वन जो था, वो एफपीएस सिस्टम था। थर्ड वन इज एफपीएस सिस्टम। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, थर्ड जो था एफपीएस सिस्टम था, और फोर्थ जो था वो एसआई सिस्टम था। टोटल 4 सिस्टम ऑफ यूनिट था। फर्स्ट सीजीएस सिस्टम, सेकेंड वन एमकेएस सिस्टम एंड द थर्ड वन इज नोन एज एफपीएस सिस्टम। एफपीएस का क्या मतलब है? एफ का मतलब होता है फुट। आपने सुना होगा फुट, ठीक है, कि आपका 12 इंच इक्वल टू 1 फीट के होता है, और फिर आपका फिट जब ज़्यादा होने लगता है तो उसे हम 1 फुट बोलते हैं, फुट में आने लगता है। ठीक है, लेकिन फिट का जो प्लूरल है वो आपका, फुट का जो आपका प्लूरल है वो फीट के फॉर्म में आता है। 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, ठीक है। 1 फीट जो होता है उसे फुट बोलते हैं। तो कुल मिला के फुट, और पी आपका हो जाता है पाउंड, और यस हो जाता है आपका सेकेंड। ठीक है, फुट, पाउंड और आपका होता है सेकेंड हो जाता है। तो एफपीएस देखिए लिखा हुआ है इन दिस सिस्टम, और ये फुट मैंने अभी आप पाउंड के बारे में बताया था कि पाउंड आपका कहाँ यूज हो रहा था? ब्रिटिश सिस्टम में यूज हो रहा था। ठीक है, ब्रिटेन में भी आपका पाउंड उस समय यूज हो रहा था। ठीक, एस टाइम का यूनिट यहाँ पर भी सेकंड लिया गया था। तो ब्रिटेन में जो यूज हो रहा था वहाँ पर लेंथ के लिए आप यूज कर रहे थे फुट, ठीक है, वेट के लिए यूज कर रहे थे पाउंड, और टाइम के लिए यूज कर रहे थे सेकंड। ठीक है, तो ब्रिटिश में जो आपका यूज हुआ, ब्रिटिश में वहाँ पर आपका वेट के लिए फुट यूज हो रहा था। ठीक है, क्या हम यूज कर रहे थे ब्रिटिश में? फुट। ठीक है, लेंथ के लिए। वेट के लिए हम पाउंड यूज कर रहे थे। उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इतना जो है वो 1 पाउंड कहलाएगा, या इतनी चीज़ जो है वो 1 फुट कहलाएगी, या टाइम का तो यूनिट उन्होंने भी सेकेंड ही रखा। तो वहाँ पर जो स्टैंडर्ड लेंथ के लिए यूज हो रहा था वो था फुट,
वहाँ जो लेंथ के लिए स्टैंडर्ड था वो फुट था, वेट के लिए आपका पाउंड था, टाइम के लिए सेकंड था। तो यहाँ पर भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, मास और टाइम के बेसिस पर इसको एफपीएस सिस्टम कहा गया, क्योंकि उनकी जो तीनों यूनिट थी, लेंथ की यूनिट फुट, पाउंड जो है वेट की, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये जो यूनिट थी ये थी लेंथ की यूनिट, ठीक है। पाउंड जो था आपका ये यूनिट था किसका, मास का, और सेकंड जो यूनिट था ये था टाइम का। तो टाइम का यूनिट भी इन्होंने सेम रखा, ठीक है, फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। हालांकि मैंने यहाँ लिखा हुआ था, देखिए, फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, तो कोई अलग अंतर डिफरेंस नहीं था। तो फुट लेंथ को मेजर करने के लिए था, पाउंड मास के लिए था, और सेकंड जो था वो आपका टाइम को मेजर करने के लिए था। तो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट में जो पहली सिस्टम थी सीजीएस सिस्टम, यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। दूसरा जो आया वो एमकेएस सिस्टम आया, मतलब मास, किलोग्राम, सेकेंड। तीसरा सिस्टम जो आया एफपीएस आया, फुट, पाउंड, सेकेंड, ठीक है। तीनों ही केस में आप 3 फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर कर रहे थे, जो कि सबसे पहले थी लेंथ, मास और टाइम। क्या था, लेंथ, मास और टाइम। इसके बाद जो मैंने आपसे बताया कि ये सब लोकलाइज धीरे धीरे यूज हो रही थी, तो जैसे जैसे हमारा ग्लोबल ट्रेड इंक्रीज हुआ, कंट्री ने आपस में व्यापार शुरू किया, आपस में ट्रेड शुरू किया, तो यूनिट को कॉमन रखने की ज़रूरत मिल पड़ी। क्योंकि अगर डिफरेंट यूनिट होता तो हो सकता है कि ब्रिटेन वाला अमेरिका की यूनिट को ना समझ पाता, रसिया वाला इंडिया के यूनिट को ना समझ पाता। तो ऐसे में एक कॉमन यूनिट बनाई गई, सारे देश के साइंटिस्ट ने मिलकर एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कॉन्फ्रेंस हुए, और उस कॉन्फ्रेंस में कुछ इंटरनेशनल यूनिट डिसाइड हुई, जिसे अब सारी कंट्रीज मानती हैं। और उन्हीं जब भी इंटरनेशनली किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है तो एसआई यूनिट में ही बात की जाती है। तो एसआई यूनिट का जो एब्रीवेशन है, जो मैंने पहले बताया कि सिस्टम इंटरनेशनल होता है, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है एसआई इज़ द एब्रीविएशन ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो सिस्टम इंटरनेशनल इसका एब्रीविएशन होता है। ये फ्रेंच इक्विवेलेंट है किसका, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। एसआई एब्रीविएशन का मतलब हुआ सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ हुआ क्या, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और जब एसआई सिस्टम आया तो एसआई सिस्टम काफ़ी बाद में आया था, उस वक्त हम ग्लोबल ट्रेड करने लगे, ठीक है। उस समय हमारे रिसर्च उस तक काफ़ी इंक्रीज कर चुकी थी। जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे साइंटिस्ट की मीटिंग हो रही है तो काफ़ी कंट्रीज़ के पास साइंटिस्ट थे, काफ़ी जगह पर रिसर्च शुरू हो गई थी, चीज़ें रिसर्च हो रही थी, ठीक है। फिजिक्स के कई ब्रांच ऑलरेडी ओपन हो गई थी, चाहे वो आपका थर्मोडाइनमिक्स हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे आपका ऑप्टिक्स हो, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी फिजिक्स की ब्रांच धीरे धीरे इंक्रीज कर रही थी, क्योंकि हमारे रिसर्च बढ़ रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो दूसरों पर डिपेंड नहीं कर रही हैं। इवन लेंथ, मास और टाइम, 3 थी उस समय फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इन तीनों पर वो डिपेंड नहीं कर रही हैं। तो पूछा गया अब क्या करें, तो सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि जब वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही हैं तो अच्छा है कि हम उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें। तो इस तरह से आपके कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी और इंक्रीज हो गई, और उस वक्त मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंक्रीज होकर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हुई। कौन कौन सी, पहली क्वांटिटी जो थी लेंथ, ये आप पहले से जानते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर था, उसको हम एम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल में 9th-10th में लगाते होंगे तो 10 मीटर अगर आपका आंसर आता था, अगर आपका आंसर 10 मीटर आता था तो आप ऐसे लिखते थे 10 मीटर, कभी ऐसे नहीं लिखते थे कि 10 मीटर, ठीक है, हमेशा ऐसे लिखते थे। क्यों, क्योंकि मीटर का सिंबल आपका ये होता था। फिर मास के बारे में आप पहले से जानते हैं, मास के लिए जो यूनिट थी वो किलोग्राम थी, और इसका जो सिंबल यूज होता था वो ऐसे यूज होता था। मान लीजिए आंसर आया 10 kg, तो आप ऐसे kg लिखते थे, आप ऐसे नहीं लिखते थे कि 10 kg ऐसे कैपिटल में, ऐसे नहीं लिखते थे, आप ऐसे 10 kg स्मॉल में लिख देते थे। फिर तीसरी चीज़ आती है टाइम। टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकेंड होती है, और सेकेंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं यस से, ये भी आप जानते हैं।
भाई 10 सेकेंड तो आप ऐसे लिख देते हैं 10 सेकेंड, आंसर न्यूमेरिकल में अगर 10 सेकेंड आता था तो आप ऐसे लिख देते थे। इसके अलावा जब फिजिक्स का रिसर्च बढ़ा तो हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू किया। तो अब आया कि इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर किया जाए, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता था, उसके लिए जो यूनिट बनी वो एम्पियर, एसआई यूनिट जो डिसाइड हुई वो एम्पियर। और ये भी माना गया कि ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि एम्पियर जो है वो ना तो लेंथ के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ना तो किलोग्राम के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ना ही आपका टाइम के, इसीलिए इसको माना गया फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए जो यूनिट बनाई गई केल्विन, केल्विन को भी पाया गया कि वो ना तो मीटर पर डिपेंड कर रही है, ना किलोग्राम पर डिपेंड कर रही है, और ना ही सेकंड पर डिपेंड कर रही है। फिर आगे के टाइम पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आया, ये भी एक था जो हम केमिस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे जैसे ब्रांच स्टडी होती गई, फिजिकल केमिस्ट्री आप देखते होंगे उसमें भी फिजिक्स का पार्ट है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो यूनिट डिसाइड हुआ वो मोल डिसाइड हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोल भी ऐसा था जो ना तो लेंथ पे डिपेंड करता था, ना मास पे, ना टाइम पे, तो इसलिए इसको भी फिजिकल क्वांटिटी माना गया और इसकी यूनिट दे दी गई मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये बताती है कि कोई चीज़ कितनी तेज ग्लो कर रही है। जैसे आपका बल्ब है, ठीक है, CFL है, ठीक है, तो आप देखते हैं LED है कि कितना तेज वो जल रहा है, कितना तेज उसका ग्लो है, उसकी तीव्रता कितनी है ग्लो करने की, उसकी इंटेंसिटी कितनी है ग्लो करने की, उसको मेजर करने के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी आया। और इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी के को भी देखा गया कि वो ना तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ना ही मास पर डिपेंड कर रहा है, और ना ही टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने कहा कि इसको भी आप फंडामेंटल क्वांटिटी में रख लीजिए, और इसके लिए जो एसआई यूनिट डिसाइड की गई वो कैंडिला डिसाइड की गई, ठीक है। अच्छा, एम्पियर को जो सिंबल्स में दिखाया गया वो दिखाया गया A से, टेम्परेचर को सिंबल में दिखाया गया K से, मोल को सिंबल में दिखाया गया MOL से, कैंडिला दिखाया गया CD। तो जैसे आपका आंसर आता था 10 मीटर तो आप ऐसे लिखते थे, वैसे अगर कभी आंसर आया आगे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वैसे इलेक्ट्रिसिटी आप 10th में पढ़े हैं थोड़ा बहुत, तो अगर 10 एम्पियर आंसर आता था तो आप ऐसे लिखते रहे होंगे, कभी भी ऐसे 10 एम्पियर नहीं लिखे होंगे। अगर लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। एम्पियर के लिए जो सिंबल यूज हुआ था वो कैपिटल A था, ठीक। ऐसे टेम्परेचर आया होगा तो 10 केल्विन लिखे होंगे ऐसे, या 100 केल्विन लिखे होंगे, ऐसे स्मॉल k नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जो सिंबल यहाँ यूज हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद, क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों के साथ रिप्रेजेंट की जाती है। पहला मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा वो यूनिट। तो मैग्नीट्यूड आपका 10, 20, 30, 40 जो भी आएगा, और यूनिट अगर आपका एम्पियर है, करंट है तो एम्पियर, और उस एम्पियर को रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में आप A लिख देंगे। सपोज करिए 100 सेकेंड आया तो 100 आपका मैग्नीट्यूड, और उसके यूनिट को लिखने के लिए आप सेकेंड को लिखने के लिए उसका सिंबल स्मॉल s लिख देंगे। तो ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी हुई 7, और ये उस फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट सेलेक्ट किया गया वो है, और उस यूनिट को सिंबल के रूप में कैसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल के में, वो इसका सिंबल है, ठीक है। तो टोटल सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने 4 चीज़ों को देखा, ठीक है, कि हमारे पास टोटल 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी। पहला CGS सिस्टम, दूसरा MKS सिस्टम, थर्ड वन जो था हमारे पास FPS जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे फुट पाउंड सेकेंड में, और फोर्थ जो कि अब तक आपका अब यूज हो रहा है जो कि इंटरनेशनल है आपका SI सिस्टम, जिसमें आपकी 7 फिजिकल क्वांटिटी, उनसे रिलेटेड यूनिट और उनके सिंबल यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। फिर जब आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमें मिल गई तो समय के साथ ये भी देखा गया कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि 2 ऐसी और भी क्वांटिटी हैं जिनको भी यूनिट के रूप में ज़रूरत है, जो लेंथ, मास और टाइम के रूप में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। जब आपके पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मिल गई तो आगे साइंटिस्ट ने जब थोड़ा सा और रिसर्च बढ़ा हुआ तो उन्होंने पाया कि 2 और भी ऐसी क्वांटिटी हैं जो ना तो लेंथ के टर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, ना मास के टर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, ना टाइम के केस में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनको भी आपको फिजिकल क्वांटिटी माननी पड़ेगी, ठीक है। कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जैसे लेंथ, मास
टाइम। तो उन्होंने कहा कि आप इस क्वांटिटी को भी क्या करिए, इनके अलावा इस पर डिपेंड अगर नहीं कर रही हैं तो जो दो क्वांटिटी आपको मिली हैं उनको भी फंडामेंटल क्वांटिटी मानिए। तो 7 तो ये थी, 2 बाद में सप्लीमेंट्री के रूप में और ऐड हुई और टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास 9 हो गई। तो अगर अभी हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, तो 7 पहले और 2 सप्लीमेंट्री के रूप में ऐड हुई, टोटल 9 फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास हैं। शुरुआत में कितनी थी, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, रिसर्च हुआ 4 और मिली तो टोटल हुई 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर समय के साथ 2 और सप्लीमेंट्री बढ़ी और टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी हुई हमारे पास 9। अब वो 2 कौन सी थी, तो एक था आपका प्लेन एंगल और दूसरा था आपका सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब कि आपने पढ़ा होगा जैसे ये, ठीक है, तो ये इनके बीच जो एंगल हुआ, सपोज करिए थीटा, थीटा इक्वल टू 30, तो 30 को आप किस में लिखते हैं, या तो डिग्री में लिखते हैं, डिग्री में, ठीक है, और या तो आप 30 को रेडियन में लिखते हैं, ठीक है, π/6 के रूप में, π/6 रेडियन ऐसे लिखते। तो डिग्री भी यूनिट है और रेडियन भी आपका यूनिट है, लेकिन रेडियन कौन सी यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है। आपका जो रेडियन है वो आपका इंटरनेशनल यूनिट है जो कि एसआई यूनिट के रूप में बनाया गया है, ठीक है। तो प्लेन एंगल का मतलब हुआ आपका ये, ठीक है, थीटा इक्वल टू 30। अब 30 रेडियन के रूप में भी लिख सकते हैं, डिग्री के रूप में भी, लेकिन रेडियन आपका एसआई है। और आप देखेंगे कि ये जो एंगल है ये ना तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ना ही आपका मास पर डिपेंड कर रहा है, और ना ही टाइम पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए इस एंगल को भी अलग से फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया। और एंगल में 2 होती हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। देखिए जब भी कोई कर्व कोई एंगल बनाता है तो उसे हम बोलते हैं प्लेन एंगल, और जब भी कोई सॉलिड एंगल बनाता है, यानी कोई सॉलिड अगर आपका एंगल बना रहा है, कोई सरफेस एंगल बना रहा है, तो आप उसे सॉलिड एंगल बोलेंगे, ठीक है। और उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, जिसका सिंबल ST है, और रेडियन का जो सिंबल है RAD, ठीक है। जैसे 10 रेडियन अगर आ रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे 10 रेडियन, एंड दैट इज माय आंसर। कहीं 10 स्टेरेडियन आ रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे 10 ST आंसर, ठीक है। रेडियन बता रहा है कि ये आपका क्या है, प्लेन एंगल है, और यहाँ पर स्टेरेडियन लिखने का बताया जा रहा है कि ये सॉलिड एंगल है। तो प्लेन एंगल जो कर्व बनाता है, सॉलिड एंगल जो कि आपका कोई सरफेस बनाता है, किसी स्फीयर का पार्ट जो उसके सेंटर पर एंगल बनाता है, दैट इज सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का एक पूरा लेक्चर मैं अभी कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस है, और नहीं तो आगे आप अभी पढ़ेंगे भी। तो फिलहाल अभी आपके लिए बस इतना जानना है कि हाँ 2 और क्वांटिटी होती हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट के रूप में यहाँ पर ऐड किए, क्योंकि 7 के बाद ये मिली थी, ठीक है, इनको 2 से अलग से ऐड किया गया। तो इस समय अगर हमारे पास टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी है 9, टोटल फंडामेंटल यूनिट 9, जाहिर सी बात है फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट ही फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। तो इस समय हमारे पास जो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी होगा वो 9 होगा, और उसकी जो टोटल फंडामेंटल यूनिट है वो भी क्या है, 9 है। तो ये हो गया हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट। तो टोटल हमारे पास जो सिस्टम आया उसमें पहला आया MKS CGS सिस्टम, दूसरा MKS सिस्टम, थर्ड वन इज FPS सिस्टम, एंड फोर्थ वन इज SI सिस्टम। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी अब हमारे पास 9 हो गई। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कि SI सिस्टम की मेरिट्स क्या है, क्या एडवांटेज है SI सिस्टम का। तो SI सिस्टम का जो सबसे पहला एडवांटेज है ना, वो है कि ये रेशनल सिस्टम होता है। रेशनल सिस्टम होने का क्या मतलब है, रेशनल सिस्टम होने का मतलब ये है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए केवल एक यूनिट यूज होगी। जैसे बात को समझिए कैसे, अगर आप बात करिए हीट की, ठीक है, अगर हम बात करें हीट की, तो आपको पता है कि हीट का यूनिट क्या होता है, आप लिखते होंगे कैलोरी के फॉर्म में, ठीक है। हीट का जो यूनिट होता था वो कैलोरी होता था, ठीक है। फिर आपने आगे पढ़ा होगा मैकेनिकल वर्क जो आप करते हैं, ठीक, आपने निकाला होगा ना कि किसी बॉडी पर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो 5 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, बताइए उसमें कितना जूल वर्क किया, व्हाट वर्क डन बाय दिस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप पढ़ते थे। तो मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, इसकी यूनिट क्या होती थी, जूल होती थी, ठीक है। अब थर्ड वन क्या है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तीसरा आता था आपका इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किससे आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप यूज करते हैं किलोवाट आवर से, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। कैसे, आपने देखा होगा किलोवाट आवर कैसे आप मेजर करते हैं, यूनिट। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट होता है। इसका आप सीधे एग्जांपल ले सकते हैं अपने घर में, ठीक है। आपके घर में जब बिजली का बिल आता है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो ना तो कैलोरी में होता है ना तो जूल में होता है, वो दिया होता है यूनिट में। और 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। सपोज करिए आपके यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 60 यूनिट, तो इसका मतलब कि आपने 60 किलोवाट आवर यूज किया है। अब 60 किलोवाट आवर का क्या मतलब ये है कि 1 किलोवाट का आपके पास, सपोज करिए आपके घर का जो पूरा लोड है, पूरा बल्ब, पंख, फैन, सबका जो टोटल लोड है वो 1 किलोवाट का है, और वो आपने 1 घंटे तक यूज किया, तो आपकी मीटर जो होगी, आपका जो बाहर मीटर लगा होगा, उसमें 1 यूनिट आगे बढ़ जाएगा। सपोज करिए कि आप तो ज़्यादा पहले जो बल्ब यूज होता था वो 100 वाट का यूज होता था, ठीक है। तो 100 वाट का बल्ब जो होता था, ठीक है, अगर वही 1 किलोवाट का बल्ब हो जाता तो आप उसे 1 घंटे यूज करते, आपका मीटर 1 आगे बढ़ जाता। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास टोटल 1 किलोवाट का वो है, लोड है, और आप उसे 1 आवर तक यूज कर रहे हैं, तो वह 1 यूनिट आपके मीटर में आगे बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किलोवाट आवर में रिप्रेजेंट करते, जिसको यूनिट ही लिखते हैं। वो यूनिट इसलिए लिखते हैं कि 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर है, वो आप समझ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले। मैकेनिकल वर्क, जब आप 9th 10th में वर्क निकाले होंगे कुछ ना कुछ, तो वहाँ पर जूल आता था। हीट की बात करें तो हीट की यूनिट कैलोरी होती थी। अब देखा ये गया कि हीट भी एक तरह की एनर्जी है। आपको पढ़ा भी होगा कि हीट और वर्क को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसको कन्वर्ट करने का जो पहली बार आपका प्रिंसिपल दिया था, इसके बारे में जिसने बनाया था, उन साइंटिस्ट का नाम था जूल, ठीक, और उन्हीं के नाम पर ये जूल रखा गया। उन्होंने ही बताया था हीट और मैकेनिकल वर्क के बीच का रिलेशन। तो कुल मिला के हीट भी आपकी एनर्जी है, मैकेनिकल वर्क भी आपका एनर्जी है, और इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी एनर्जी ही है, ठीक है। यानी आपका हीट भी एनर्जी, मैकेनिकल वर्क भी एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल भी आपकी एनर्जी ही है। तो इस एनर्जी के लिए कैलोरी, इस एनर्जी के लिए जूल, इस एनर्जी के लिए किलोवाट आवर। सोचिए, एक ही फिजिकल क्वांटिटी, भले नाम अलग अलग है, हीट, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, जो भी आप कहिए, इन तीनों के लिए अगर देखा जाए तो तीनों एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी हैं, और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, एनर्जी, ठीक है। चाहे वो हीट हो, चाहे वो मैकेनिकल वर्क हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, तीनों एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी हैं, एनर्जी। और उसी पे सेम तरह की ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 यूनिट यूज करना पड़ रहा है। क्या, कैलोरी, जूल, किलोवाट आवर। तो एसआई यूनिट जब आया, ये पहले होता था, जब एसआई यूनिट आया, उसने कहा जब एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है तो बार बार 10 बार यूनिट लिखने से क्या ज़रूरत है, क्योंकि जितनी ज़्यादा यूनिट होंगी उतना ज़्यादा हमें मगअप करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, और उतना ज़्यादा ही हमारा कन्फ्यूजन इंक्रीज होगा। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अगर एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी है तो उनके लिए एक ही हम यूनिट यूज करेंगे। तो इसीलिए एसआई सिस्टम में चाहे हीट हो, चाहे आपका मैकेनिकल वर्क हो, और चाहे आपका इलेक्ट्रिकल वर्क हो, तीनों की एनर्जी आपकी जूल ही होती है एसआई सिस्टम में, ठीक है। एसआई सिस्टम में आपकी तीनों की एनर्जी जूल होती है, और इसी को हम बोलते हैं रेशनल सिस्टम। बात समझ में आई, इसी को हम बोलेंगे रेशनल सिस्टम, ठीक है। रेशनल सिस्टम का मतलब कि अगर एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है तो हम एक ही तरह का यूनिट यूज करेंगे, अलग अलग यूनिट यूज नहीं करेंगे। जैसे हीट, मैकेनिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल, तीनों एनर्जी ही है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों के लिए अलग यूनिट यूज हो रहा है। हीट के लिए कैलोरी, वर्क के लिए जूल, इलेक्ट्रिकल के लिए किलोवाट आवर, जैसे हम यूनिट कहते हैं। तो एसआई यूनिट में कहा गया कि जब तीनों एनर्जी हैं तो तीनों की यूनिट सेम रहेगी, और वो तीनों की यूनिट हम रखेंगे जूल, और इसी को बोला गया रेशनल
सिस्टम। तो पहला फ़ायदा हमारा यही था कि हमें एक तरह की क्वांटिटी को याद करने के, एक तरह की क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट पढ़ना था, 12-13 यूनिट नहीं पढ़ना था। ऐसा नहीं कि बहुत सारी यूनिट पढ़नी है, 10, 12, 13। अब यहीं पर देखिए, अगर ऐसा सिस्टम ना होता तो आपको हीट के लिए कैलोरी, वर्क के लिए जूल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए किलोवाट आवर आपको लर्न करना पड़ता, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। एसआई ने इसको हटा दिया और सीधा सीधा एसआई सिस्टम में जूल को रख दिया। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, क्या कि इट यूजेज ओनली 1 यूनिट फॉर 1 फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, जूल इज यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल, हीट एंड इलेक्ट्रिकल, जो मैंने पहले बताया। जबकि एमकेएस सिस्टम में क्या होता था, जो आपका पुराना सिस्टम था, मास किलोग्राम। सेकंड वाले सिस्टम में क्या होता था कि आप मैकेनिकल वर्क को जूल से, हीट को कैलोरी से और इलेक्ट्रिसिटी को वाट आवर या बड़ी यूनिट उसकी क्या होती थी, किलोवाट आवर के रूप में रिप्रेजेंट करते थे। फिर आते हैं, दूसरा इसका एडवांटेज क्या था। दूसरा एडवांटेज ये था कि ये कोहेरेंट सिस्टम है। अब कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या है? कोहेरेंट सिस्टम का मतलब ये है कि हम इसमें एक क्वांटिटी को, कुछ हमारे पास फंडामेंटल यूनिट होगा और जो दूसरे तरह की यूनिट है उसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करके या कुछ डिवाइड करके हम बना सकते हैं। तो वो देखिए यहाँ लिखा गया है कि ऑल ड्राइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फंडामेंटल यूनिट्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। यही मैंने आपसे पहले भी बताया कि कोहेरेंट सिस्टम का मतलब ये है कि एक तरह के सिस्टम को, एक मतलब कोई भी यूनिट आप ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट का यूज करके आप ड्राइव्ड यूनिट बना सकते हैं और उसके लिए आपको किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब ये भी मैं बताता हूँ। मतलब आप ऐसे समझिए कि सपोज करिए हमें फोर्स की यूनिट लिखनी है। ठीक है, फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। फोर्स एक तरह की ड्राइव्ड यूनिट है और इसको हमें फंडामेंटल यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो फोर्स हमें पता है कि ma होता है। ठीक है, मास की यूनिट हमें पहले से पता है kg। एक्सेलरेशन जो होता है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये हो गया मीटर और अपॉन हो गया सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ी। फोर्स क्या था आपका, ड्राइव्ड यूनिट। फोर्स जो था वो था ड्राइव्ड यूनिट, जबकि यहाँ जो यूज हो रहा है केजी, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है। केजी जो है आपका ये फंडामेंटल यूनिट है। यम, सेकेंड, ये सारे के सारे आपके फंडामेंटल यूनिट है। तो इस फंडामेंटल यूनिट का यूज करके आप क्या बना रहे हैं, इस फंडामेंटल यूनिट का यूज करके हम ड्राइव्ड यूनिट बना रहे हैं। और जब हम ड्राइव्ड यूनिट बना रहे हैं तो ये हम कहीं नहीं देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना पड़े कि फोर्स इक्वल टू 10 kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर या 50 kg। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आनी है, केवल फंडामेंटल यूनिट ही आनी है। तो इसी को बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम। मतलब कि ऑल ड्राइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड सिंपली बाई मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फंडामेंटल यूनिट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम मीटर का केजी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो फंडामेंटल क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और सेकंड से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो एक सेकंड वाली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इस फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो फंडामेंटल यूनिट्स केजी मीटर, कुछ फंडामेंटल यूनिट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और कुछ का डिवीजन हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि ऑल ड्राइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फंडामेंटल यूनिट्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। मतलब 10, 20, 50, 60, 70, 75 नंबर नहीं आएगा, केवल और केवल फंडामेंटल यूनिट ही आएगा। अब चाहे उसे मल्टीप्लाई करना पड़े या चाहे उसे डिवाइड करना पड़े, लेकिन इसी तरह से यूज करके आप ड्राइव्ड यूनिट बनाएंगे। तो ये आपके एडवांटेज होते हैं एसआई सिस्टम के। पहला कि रैशनल सिस्टम होता है और दूसरा आपका कोहेरेंट सिस्टम होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट हम इसके आगे का देखेंगे। ओके, थैंक यू।